विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज हमने करना है उप प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी। ये दो टॉपिक कवर करने हैं। पहले मैं भारत का उप प्रधानमंत्री करा रहा हूं, उसके बाद भारत का महान्यायवादी, ठीक है। तो भारत के उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको इनका क्रम बता दिया था पहले लेक्चर में, एक बार फिर बता रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम कनिष्ठ, चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका क्रम याद रखना है आपने, एक तो क्रम पूछता है, ठीक है। दूसरा, इन्हीं के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे चौधरी देवीलाल मैंने 2 बार बोला, पूछा जाएगा भाई ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, तो चौधरी देवीलाल रहे। एक बार वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय रहे, एक वो चंद्रशेखर सिंह के समय में रहे उप प्रधानमंत्री, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रधानमंत्री के समय में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, तब आपने बोलना है कि चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ और जगजीवन राम कनिष्ठ, ठीक है। चलो जी, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कोई आर्टिकल नहीं है उप प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश में 2009 में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। विशुद्ध रूप से यह एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है। अब तक कुल 7 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है, नियुक्त किया गया, जो 1947 से लेकर 1950 तक इस पद पर बने रहे। भारत में अब तक नियुक्त उप प्रधानमंत्री जो हैं वो मैंने लिस्ट बता दी आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। उप प्रधानमंत्री के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो शपथ लेता है। सिर्फ मैंने कहा राजनीतिक पद है तो उप प्रधानमंत्री बराबरी देने के लिए कि ठीक है भाई आप क्या हो, उप प्रधानमंत्री हो, ठीक है। इसे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा भी कहा जा सकता है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा भी कहा जा सकता है। उप प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन सभी कार्यों को करता है, किंतु वह प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात उसका पद ग्रहण नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना भाई। यहां पर हम भले ही उप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो उसका पद क्या नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात उसका पद ग्रहण नहीं करता प्रधानमंत्री। कोई ऐसा विधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्लियर हो गया? क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात मंत्री परिषद का विघटन कर दिया जाता है। मंत्री परिषद क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया, किंतु अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 7 है। इसका कारण यह है कि 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 2 प्रधानमंत्री, अब ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, मोरारजी देसाई ने 2 प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ और जगजीवन राम कनिष्ठ को नियुक्त किया था। क्या किया था? 8 लोग हैं। वैसे कितने हैं? मतलब 7 लोग हैं लेकिन 8 बार, ठीक है, क्योंकि 3 को हम 2 बार पढ़ रहे हैं, 3-1 3-2, वरिष्ठ और कनिष्ठ। इतना समझ में आ गया? तो मोरारजी देसाई ने 2 प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ और जगजीवन राम कनिष्ठ को नियुक्त किया था। चौधरी देवीलाल को 2 बार विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर सिंह के समय में क्या किया गया था? उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो भाई चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की बात की जा रही है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्या है? संभावना है, इसलिए याद कर लेना। चौधरी चरण सिंह जी वरिष्ठ 1979, 24/1/1979 से 28/7/1979 तक मोरारजी देसाई के समय में
वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री रहे। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत का महान्यायवादी। कभी कभी तो इतने से ही काम चल जाता है कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है? आंसर महान्यायवादी। इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आपसे पूछेगा तो आर्टिकल 76। कौन सा? आर्टिकल 76। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे भाई? MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़ 1950 से 1963 तक क्या रहे? कार्यकाल रहा इनका, काफी लंबे समय तक रहे। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप केंद्र में पढ़ रहे हो तब आप महान्यायवादी पढ़ोगे, आर्टिकल 76। लेकिन जब आप राज्यों में पढ़ रहे होंगे तब आप वहां पढ़ोगे महाधिवक्ता। क्या पढ़ोगे? और महाधिवक्ता का आर्टिकल देखिए, क्या 165 है? चेक कीजिए। अरे भाई स्टार्टिंग में देखिए ना, महाधिवक्ता का आर्टिकल क्या है? 165। तो यानी आपको आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165 दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। जब बोलेगा महान्यायवादी तब बोलना आर्टिकल 76, जब आपसे बोलेगा महाधिवक्ता तब आपने बोलना है आर्टिकल 165। उत्तराखंड के महाधिवक्ता का नाम जरूर याद करना, बाबुलकर जी हैं, सूर्य नारायण बाबुलकर हैं महाधिवक्ता। फिर आपने अटॉर्नी जनरल का नाम याद करना है, हमारे R वेंकट रमणी। कौन से नंबर के हैं भाई? 16वें नंबर के हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग अब तक क्या हो चुके हैं? महान्यायवादी बन चुके हैं। एक बार इनका मैं क्रम बता देता हूं कि कौन कौन रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं ये पूछता कि कौन कभी महान्यायवादी नहीं रहे देश के, एक बार इनके नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले MC सीतलवाड़, उसके बाद CK दफ्तरी, फिर बने नीरेन डे। कौन बने? नीरेन डे बने। फिर CV गुप्ता जी बने, फिर LN सिन्हा बने, K पराशरन बने, सोली सोराब जी बने। कौन? सोली सोराब जी। तो अब देखो ना, आप लोग तो भी बच्चे हो, हम लोगों ने जब होश संभाला तब हमने नाम यहां से सुनना शुरू किया, सोली सोराब जी। कहां से? मतलब LN सिन्हा तक हम लोगों को भी याद नहीं है। कारण ये है कि जब हमने होश संभाला तब हमने सोली सोराब जी का नाम सुनना शुरू किया उस समय। ठीक है। सोली सोराब जी, जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, मिलन के अशोक देसाई। अब इनका नाम हम लोगों को ज्यादा अच्छे तरह से याद है। कारण यह है कि कौन? के पराशरन, सोली सोराब जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई, फिर सोली सोराब जी, फिर कौन? तो सोली सोराब जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 2 बार रहे। एक बार तो रहे सोली सोराब जी कब? 1989 से 1990 के बीच में। एक बार रहे 1998 से 2004 के बीच में, यानी बीजेपी का कार्यकाल था उस समय। सोली सोराब जी क्या थे? महान्यायवादी थे। ठीक है। मिलन के बनर्जी भी 2 बार रहे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 2 कार्यकाल किसने किए? किसमें? महान्यायवादी पद पर 2 बार पद सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मिलन के बनर्जी। देखो, मिलन के बनर्जी एक बार 1992 से 1996 तक रहे, एक बार मिलन के बनर्जी 2004 से 2009 के बीच में रहे। तो 2 बार हो गए मिलन के बनर्जी। सोली सोराब जी भी 2 बार हो गए, है ना। फिर GE वाहनवटी बने। कौन बने? GE वाहनवटी। फिर मुकुल रोहतगी बने, फिर बने के वेणुगोपाल। कौन बने? के वेणुगोपाल। फिर बने R वेंकट रमणी। कौन? R वेंकट रमणी। अब व्यक्ति के रूप में कितने, कौन से नंबर के R वेंकट रमणी? क्योंकि किसी ने 2 कार्यकाल किए हैं भाई। MC सीतलवाड़ 1 हो गए, CK दफ्तरी 2 हो गए, नीरन डे 3 हो गए, CV गुप्ता 4 हो गए, LN सिन्हा 5 हो गए, K पराशरन 6 हो गए, सोली सोराब जी 7 हो गए, जी रामास्वामी 8 हो गए, मिलन के बनर्जी 9 हो गए, अशोक देसाई 10 हो गए, है ना। फिर मैंने कहा अब 10 के बाद फिर नहीं गिनना है इनको, क्योंकि सोली सोराब जी फिर बनते हैं, मिलन के बनर्जी फिर बनते हैं। 10 के बाद फिर 11वें नंबर पे GE वाहनवती पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? GE वाहनवती। 12वें नंबर पे मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल। 13वें नंबर पे, 14वें नंबर पे R वेंकट रमणी। व्यक्ति के रूप में R वेंकट रमणी 14वें नंबर के महान्यायवादी।
इस कौन से नंबर के? 14वें नंबर के महान्यायवादी हैं। और वैसे अगर दो दो कार्यकालों को गिनते हैं हम, एक व्यक्ति के 2 कार्यकाल, तो वो 2 लोग कौन है? मिलन के बनर्जी और सोली सोराब जी। तो तब कितने हो रहे भाई? 16 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? तो क्या क्या याद रखना? व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के कौन? आर वेंकट रमणी। और वैसे कितने लोग सुशोभित कर चुके हैं? कितनी? 16 बार कर चुके हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से क्वेश्चन बनता है अगला। अब बोलेगा महान्यायवादी कहां मिलेगा? तो संविधान के भाग 5 में मिलेगा। किस आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 76 में मिलेगा। कहां मिलेगा? आर्टिकल 76 में मिलेगा। ठीक है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो इसके अधिकार इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होते हैं? कर्तव्य, अधिकार, ये सब चीजें, है ना। तो आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी पद भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कई बार मैंने कहा इतने से ही काम चल जाता है। तथा भारत सरकार को विधिक मामले पर सलाह यानी एडवाइस देना किसका काम है? भारत के प्रथम विधिक अधिकारी का, यानी महान्यायवादी। क्लियर हो गया? वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। उल्टा पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आंसर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द, जैसे उत्तराखंड का जो एडवोकेट जनरल होगा वो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगा, जो उत्तर प्रदेश का होगा वो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। सुनते होंगे आप कई बार कि सरकार केस हार गई की, तो सरकार की तरफ से ये माना जाता है कि पैरवी ढंग से नहीं हुई। किसकी तरफ से? एडवोकेट जनरल की तरफ से। सरकार पर भी तो केस होते हैं, नहीं होते हैं? XYZ बनाम उत्तराखंड सरकार। अब अगर XYZ जीत गया, इसका मतलब पैरवी ढंग से नहीं हुई है। किसकी तरफ से? एडवोकेट जनरल की तरफ से। तो समझ में आ गया। और अगर भारत सरकार हार गई है तो ये माना जाता है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से पैरवी ढंग से नहीं की गई है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, किसकी सलाह पर? संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल, आपका महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लिस्ट बनानी है आपने प्रसाद पर्यंत वाली, कौन सी? हाँ, तो राज्यपाल में भी देखिए, क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल? ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकता है। अगर उसे त्याग पत्र देना होगा किसको देगा? राष्ट्रपति को। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, किसको संबोधित करके देता है? आंसर, राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। हाँ जी, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना, करते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, जब सरकार यानी मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देती है तो उसे बदल दिया जाता है। जब, परंपरा है ये, क्या है? जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देती है तो उसे बदल दिया जाता है। तो महान्यायवादी को त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से की गई थी। किसकी सिफारिश से? सरकार की सिफारिश से की गई थी। ये लाइन मैं अगर यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बना रहा होता तो ये लाइन जरूर मैं एक स्टेटमेंट बना के देता कि जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद या सरकार जब त्याग पत्र देती है तब महान्यायवादी को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। ये हो गया कथन। और कारण में लिखता मैं असर्शन और रीजन। रीजन में देता मैं क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से की जाती है, मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। तो जब मंत्री परिषद ही नहीं रही तो फिर महान्यायवादी का क्या काम? समझ में आ गया? स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन क्या कर रहा है? पुष्ट कर रहा है किसको? असर्शन को। तो क्लियर हो गया? ठीक है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। यहां से भी मैं क्वेश्चन पूछता कि राष्ट्रपति, महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, जो वेतन वगैरह है, वो कौन निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन देता मैं संसद। क्या देता? ताकि आप उसमें फंसो। क्या देता? पार्लियामेंट।
और अधिकतर जगह पे आप देखते हैं कौन करती है, पार्लियामेंट करती है, लेकिन इसका पार्लियामेंट नहीं करती है, इसका कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है? तो आपने ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। क्या करता है? अब मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में देता, ऐसा ही देता है बिल्कुल, लेकिन उच्चतम की जगह उच्च लिख देता, तो मैं देखता कि आपकी आंखों में कितनी बारीकियां हैं। भाई, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है, महान्यायवादी नहीं बन सकता। महान्यायवादी बनने के लिए आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखनी पड़ेगी, तब जाकर राष्ट्रपति आपको क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करेगा। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की या बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 124(3) के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। भाई, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो। ठीक है, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक वकील, एडवोकेट, अधिवक्ता 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या एक और है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। क्या हो? राष्ट्रपति की राय में पारंगत ज्यूरिस्ट हो, विधिवेता हो। संविधान को इतना पढ़ो कि एक दिन महामहिम राष्ट्रपति बाध्य हो जाए क्या करने के लिए? आपको ये मानने के लिए कि आप पारंगत विधिवेता हो। क्या हो? ठीक है, महामहिम की नजर ना भी पड़े तो राज्यपाल की नजर पड़ जाए आप पर कि आप पारंगत विधिवेता हो। भाई, क्या हो? पारंगत विधिवेता हो। जो भी केस हाथ में लेते हो उसको क्या कर देते हो? जीत जाते हो। कई हैं ऐसे लोग। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के मित्र थे, लखनऊ से ही लड़े उनके विरुद्ध। कभी कभी ऐसा होता है, 2 दोस्त आपस में ही क्या हो जाते हैं, एक ही सीट पर। उनका नाम था जेठमलानी, राम जेठमलानी जी। तो राम जेठमलानी जी इतने इंटेलिजेंट आदमी थे, बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, लॉ पर बहुत अच्छी पकड़ थी। ठीक है, तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। अधिकार और कर्तव्य, भाई ये अब मेंस का क्वेश्चन शुरू हो गया कि महान्यायवादी के अधिकार और महान्यायवादी के कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर, यह ध्यान रखना है आपने, भारत सरकार को विधिक सलाह दे। किसका काम है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देना किसका कार्य है? आंसर, महान्यायवादी का कार्य है। किसका? तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करे। कौन? महान्यायवादी। कहां लिखा हुआ? बार बार पूछना अपने आप से, कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 76(2) में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 76(2). बेरेक सामने रखिए भाई, बेरेक को देखते रहिए साथ में, उसकी भाषा के साथ मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी किताबों का निर्माण हुआ है, किसी भी पब्लिकेशन की हो, बेरेक से ही निकाला गया। बेरेक कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति है, कॉपी है एक तरह से, है ना? ठीक है जी। तो अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो संविधान द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसे प्रदान किए गए। ठीक है, अब पॉइंट वाइज आपने याद करना है। अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई यानी ऑडियंस का अधिकार होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंस में आपको इसमें से नंबर मिलेगा। एक बार फिर पढ़ के बता रहा हूं कि अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु भारत के महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई यानी ऑडियंस का अधिकार होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में तथा हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित, भारत सरकार के
विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। ठीक है। आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। मेन चीज है, मतदान नहीं कर सकता। और जिन जिन समितियों में उसका नाम दिया गया है वहां वो उन समितियों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, वहां पर भी मतदान नहीं कर सकता। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है इसकी शक्तियां हैं। एक, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, दूसरा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार। ये महान्यायवादी के क्या है, विशेष अधिकार है। ठीक है। मतदान क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में भी मताधिकार के बगैर बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति जब 108 बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, तो उसमें भी बैठ सकता है कौन? महान्यायवादी। इतना समझ में आ गया? 108 के तहत जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसमें बैठ सकता है। संसद की कोई समिति जिसमें उसका नाम दिया गया उसमें बैठ सकता है, बोल सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? ठीक है। जब महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तब उसे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। यह ध्यान रखना है थोड़ा सा। जब वो संसद की कार्यवाहियों में भाग ले रहा होता है तो उसे संसद सदस्यों के सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। इंग्लैंड सहित कई अन्य देशों में महान्यायवादी का पद एक राजनीतिक पद है। इसे देश में विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर ही महान्यायवादी का कार्य करता है। इन देशों में लॉ मिनिस्टर ही महान्यायवादी का कार्य करता है। इस प्रकार वह मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है। मैंने कहा जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में लॉ मिनिस्टर वही महान्यायवादी का काम करेगा, वहां पर वो संसद का सदस्य होता है। हमारे देश में महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। तो समझ में आ गया? भारत में इससे भिन्न स्थिति है। यहाँ महान्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पृथक विधि मंत्री होता है। हमारे यहाँ लॉ मिनिस्टर अलग है, महान्यायवादी अलग है। ठीक है। जबकि ब्रिटेन जैसे देशों में वही लॉ मिनिस्टर है, वही महान्यायवादी है और वो कैबिनेट का भी सदस्य है। हमारे देश में कैबिनेट का सदस्य नहीं होता महान्यायवादी, इसलिए उसको वोट करने भी नहीं देते। ठीक है। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। क्या होते हैं भाई? अकेले थोड़े होगा इतना काम। जब आप उनके कार्यालय में जाओगे, इवन महाधिवक्ता के कार्यालय में जाओगे, और बहुत सारे महाधिवक्ता दिखेंगे आपको, क्रिमिनल के अलग और सिविल के अलग और बहुत सारे हेल्प के लिए होते हैं। ऐसे ही मैंने कहा महान्यायवादी के लिए भी सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। किंतु जहां महान्यायवादी का पद संविधान की उपज है, वहीं सॉलिसिटर जनरल का पद भारत सरकार द्वारा सृजित है। सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का पद भारत सरकार ने सृजित किया है। वो भी इसलिए कि भाई एक ही आदमी पे इतना बर्डन, पता नहीं कहां सुनवाई करनी होती होगी, तो क्या की जाती है, हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल एक और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते। ठीक है। संविधान में सॉलिसिटर जनरल एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पदों का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है और ना ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। अब ये लाइन फिर दोबारा आपको भ्रमित करेगी। ना तो वो सरकारी पूर्णकालिक वकील है सरकार का, ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है और ना ही सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। इसलिए उसे निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका गया है। यानी वो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। यानी आप अटॉर्नी जनरल के पास जाकर अपना एक केस लेके जा सकते हो, बशर्ते हो भारत सरकार के विरुद्ध ना हो या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध ना हो। समझ में आया? ऐसे आप एडवोकेट जनरल से भी अपना केस क्या करवा सकते हो। इसकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है। इतना समझ में आ गया? फिर कथन कारण में दूंगा असर्शन रीजन में कि अटॉर्नी जनरल की निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं है। ये हो गया असर्शन रीजन में, क्योंकि ना तो वो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है।
असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका गया, किंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है, न ही किसी मुकदमे में पैरवी कर सकता है। साथ ही भारत सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी आपराधिक मामले में अभियुक्तों का बचाव करेगा और ना ही किसी कंपनी के संचालन के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। 1 अक्टूबर 2022 को वरिष्ठतम अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को देश का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर का? 16वें। और पहले का नाम याद रखना भाई, MC सीतलवाड़ जी। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। क्या होता है कई बार कि वर्तमान का पढ़ के जाते हैं, आप बोलते हैं करंट आता है, करंट आता है। 2 स्टेटमेंट दे दिए उन्होंने कि वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमणी है, और जो दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, प्रथम जो थे वो MC सीतलवाड़ थे। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया कि क्या नाम है, मिलन के बनर्जी और सोली सोराब जी 2 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दो बार क्या किया, महान्यायवादी पद को सुशोभित किया है। और एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं, कौन सा भाई? हाँ जी, क्या चीज? हाँ, मतलब व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर पर है आर वेंकट रमणी। फंस जाओगे, आप कहोगे अभी 16 बोल रहे थे ऊपर, अभी 14 बोल रहे थे। दोनों बातें सही है। व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के हैं, वैसे वो 16वें नंबर के महान्यायवादी। कौन? अभी तक सिर्फ 14 लोग महान्यायवादी बने। इतना समझ में आ गया? तो अब इससे रिलेटेड मैं पेपर प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने वो करने हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। ठीक है, तो इसमें इतना काफी है भाई।